गाइस वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम इसमें बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। ये बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 3 का एक टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। ठीक है। तो आज हम इसके देखने वाले टाइप्स एंड ईटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस एंड मेन है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। तो सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे हम। तो फर्स्ट बात करते हैं पेप्टिक अल्सर होता क्या है। ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ पहले। देखिए ये वैसे ही मैंने एक डायग्राम से ड्रॉ कर लिया है। ये माउथ है। ठीक है। और ये हो गया हमारा ईसोफेगस। ठीक है। और ये है हमारा स्टोमक। देन यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अभी आप समझना। और ये जो इसका स्टोमक का नीचे का पार्ट है और इंटेस्टाइन का ऊपर का पार्ट है, इस बीच वाले को कहते हैं हम डिओडिनम। आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे एचएपी में। ठीक है। तो ये जो इसकी इनर लाइनिंग होती है ना स्टोमक की, इसको हम कहते हैं म्यूकोजा लेयर। और ये अल्सर दिखाए हुए हैं मैंने। ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा रोल होगा उसका म्यूकोसा लेयर का ही होगा इसमें अल्सर में। ठीक है। म्यूकोसा लेयर ही डैमेज होगी सबसे पहले, देन स्टोमक प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे। ओके। तो हमारे आपको पता होगा जैसे कि हमारे स्टोमक में एसिडिटी मतलब एसिड बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक पेप्सिन है। और एक गैस्ट्रिक जूस भी है, गैस्ट्रिक जूस, जो कि इसका पीएच मतलब बहुत 7 से तो बहुत कम रहता है, लो। ठीक है। तो 7 से कम है तो मतलब एसिड है, तो मतलब एसिड प्रोड्यूस होता रहता है हमारा लगातार इसमें, किसमें, स्टोमक में। तो यही यही कॉज करेगा अल्सर। तो अभी इसकी मैं पैथोजेनी समझाऊंगा आपको जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर इज अ लेसन यानी कि वुंड्स इन द लाइनिंग म्यूकोजा ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर एक वुंड है मतलब घाव है जो कि म्यूकोजा लेयर की लाइनिंग में होता है। म्यूकोजा लेयर मैंने आपको समझा दिया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि वही स्टोमक में, स्पेशली इन द स्टोमक और डिओडिनम। स्टोमक यानी पेट, और डिओडिनम मैंने आपको समझा दिया, स्टोमक का नीचे का पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर का, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुई होती है उसको ड्यूनिलम कहते हैं। ये वही लिख रहा है, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। कॉज्ड बाय डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक एसिड। यही आपको समझा दिया मैंने कि किससे कॉज होती है, डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन यानी कि पेप्सिन के डाइजेस्टिव एक्शन से और गैस्ट्रिक एसिड से। ठीक है। इट इज कम्स अंडर द जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर। और ये जो पेप्टिक अल्सर आता है ये जीआई ट्रैक्ट के डिसऑर्डर में ही आता है। ओके। गाइस हम देखने वाले हैं इसके टाइप, मतलब पेप्टिक अल्सर के टाइप। ये दो टाइप हैं इसके, एक्यूट और क्रोनिक। तो पहले एक्यूट की बात कर लेते हैं। एक्यूट में दो हैं, कसिंग एंड कर्लिंग। तो फर्स्ट बात करते हैं हम कसिंग। कसिंग पेप्टिक अल्सर एंड ये क्या है, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक डिओडिनर। गाइस डिओडिनर आपको ध्यान रखना है, वही डिओडिनम वाला। ठीक है। गैस्ट्रिक मतलब पेट में होंगे, डिओडिनर यानी कि डिओडिनम में होंगे, और ईसोफेगस यानी कि ईसोफेगस में होंगे। ठीक है। अल्सर अराइजिंग इन पेशेंट विद इंटरक्रेनियल इंजरी और ऑपरेशन। जो ये कसिंग पेप्टिक अल्सर होगा ये एराइज होगा जब भी किसी भी इंटरक्रेनियल इंजरी सी, यानी जैसे आप समझ सकते हो कोई पेशेंट है उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन के दौरान अगर उसकी म्यूकस लेयर को कुछ हार्म हुआ है तो उसके कारण जो पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस होंगे उसको कहेंगे हम कसिंग। ठीक है। और कर्लिंग वही उसका अपोजिट हो जाएगा, जो किसी एक्सटर्नल कॉज से हो रहा है, जैसे बर्न्स ट्रॉमा इनसे हो रहा है तो वो कर्लिंग है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्रोनिक पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर इंक्लूड यानी कि इसमें इंक्लूड होता है, फर्स्ट होता है डिओडिनल पेप्टिक अल्सर, जो कि अल्सर इन डिओडिनम यानी कि जो डिओडिनम में अल्सर होंगे उसको हम कहेंगे डिओडिनल पेप्टिक अल्सर, और ये 75 to 80% यही होते हैं मेनली। ठीक है। सेकंड आता है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर। ये मोस्टली 15 to 20% होते हैं, और ये होते हैं अल्सर इन स्टोमक यानी कि बिल्कुल बीच में पेट के। ठीक है। ये 15 to 20% होते हैं बस। थर्ड बात करते हैं हम ईसोफेगल अल्सर की। ठीक है। मोस्टली अकर इन द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस एसोसिएटेड विद बैड कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्रो ओसिफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर और जीईएफआरडी। ठीक है। ये ईसोफेगस के कतई लोअर पार्ट में होंगे, जैसे ये ईसोफेगस दिखाया है मैंने, तो इसके बिल्कुल यहाँ पे इसकी लाइनिंग में। ओके। तो इसको हम कहेंगे ईसोफेगल अल्सर। लास्ट बात करते हैं हम ब्लीडिंग अल्सर की। ब्लीडिंग अल्सर क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज्ड बाय अ पेप्टिक अल्सर विच हैज़ बीन लेफ्ट अनट्रीटेड मोस्ट डेंजर। यानी कि यह ब्लीडिंग अल्सर वो हैं जो कि अल्सर कॉज हो जाते हैं हमारे शरीर में अंदर, ही स्टोमक ड्यूरिनम कहीं भी। तो अगर उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाए तो उसको हम ब्लीडिंग अल्सर कहते हैं।
ठीक है। और ये अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस भी बन सकता है हमारे लिए। करते हैं अब इसके डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर। ये आ जाता है कभी कभी, ठीक है, एग्जाम में कि डिफरेंशिएट करो गैस्ट्रिक अल्सर को और डिओडिनल अल्सर को, ठीक है। तो हम कुछ फैक्टर्स के बेस पे इसको क्लासीफाई करें, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, ठीक है। फर्स्ट आता है एज। तो डिओडिनल अल्सर जो होते हैं एनी एज, यानी कि किसी भी एज पर हो सकते हैं, ज़्यादातर होते हैं 30 से 40 एज की उम्र में। और एक गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं 50 से 60 उम्र की एज में, ठीक है। देन आता है सेकंड फैक्टर सेक्स, यानी कि मेल जो डिओडिनल अल्सर होंगे वो मेल में ज़्यादा होंगे फीमेल के कंपैरिजन में, और ये गैस्ट्रिक अल्सर फीमेल के ज़्यादा होंगे मेल कंपैरिजन में, ठीक है। पेन, यानी कि डिओडिनल अल्सर में जो पेन होगा वो एपीगैस्ट्रिक होगा, और इसमें एपीगैस्ट्रिक कैन रेडिएट टू बैक, यानी कि एपीगैस्ट्रिक तो होगा वो, मतलब ज़्यादा देर नहीं रहेगा गैस्ट्रिक में, ठीक है। और इसके जो एग्रेसिव करते हैं फैक्टर डिओडिनल अल्सर को, जो एग्रेसिव मतलब इन्हेंस करते हैं, वो होता है हंगर, यानी कि भूख ज़्यादा लगना। और गैस्ट्रिक अल्सर को ईटिंग, ठीक है। और रिलीव्ड मतलब ये किससे कम होगा, डिओड्रेनल अल्सर होगा ईटिंग, खाने से कम होगा, और गैस्ट्रिक अल्सर लाइंग डाउन एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी करने पर ही ये कम होगा। और इसकी ईटियोलॉजी, यानी कि मेन फैक्टर, मेन कॉज जो है इसका डिओड्रेनल का, वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट, यही इसका रोल रहने वाला है इस अल्सर में, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन डैमेजिंग, जो म्यूकोजल लेयर मैंने आपको समझाई थी शुरू में, उसको ही डैमेज कर देता है, ठीक है। और इसमें जो रहता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन एनएसएड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो एस्पिरिन आइबुप्रोफेन होते हैं, उसके अफेक्ट से ही मतलब उसके अफेक्ट से होता है गैस्ट्रिक अल्सर। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, ठीक है। फर्स्ट आता है एब्डोमिनल पेन, यानी कि वही पेट में दर्द, लोकेटेड इन एपिगैस्ट्रिक एरिया, बर्निंग सेंसेशन, वही एपिगैस्ट्रिक यानी कि हमारे गैस्ट्रिक मतलब इसमें जीआई ट्रैक्ट में ही होगा। एब्डोमिनल यानी कि पेट, एब्डोमिनल को ही हम कहते हैं पेट। तो वो बर्निंग मतलब जलन सी महसूस होएगा, अगर जलन सी महसूस हो रही है तो आप समझ जाना कि आपका अल्सर है। देन सेकंड हीट बर्निंग इन अपर एब्डोमन, वही है हीट बर्न मतलब जलन सी हो रही है अपर मतलब स्टोमक के अपर पार्ट में। देन थर्ड आता है नोजिया फैटिग्यू, समझ सकते हो आप, ब्लोटिंग एंड एब्डोमिनल फुलनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, हेमेटेसिस, यानी कि वोमिटिंग, आगे आप जब भी वोमिटिंग ब्लड वोमिटिंग कर रहे हो, ब्लड आ रहा है आपके वोमिटिंग में। देन लास्ट है मेलेनिया, डार्क स्टिकी फेसेस कंटेनिंग पार्शली डाइजेस्ट, यानी कि जो आप एक्सक्रीट कर रहे हो वेस्ट मटेरियल, उसमें जो जो मतलब आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो पार्सली डाइजेस्ट हुआ है, मतलब फुल डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं हम मेलेनिया। देन अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस, यानी कि हम किस किस एग्जामिनेशन से इसको डायग्नोसिस करते हैं, कुछ मेथड है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट आता है स्टूल एग्जामिनेशन, यानी कि हम स्टूल एग्जामिनेशन एक तरीका मेथड है जिससे हम जांच सकते हैं, ठीक है। सेकंड है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि सीबीसी फॉर डिक्रीज इन ब्लड सेल, ये भी एक टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। और देन लास्ट है ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईजीडी, इसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं अल्सर को, ओके। देन अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, यानी कि ईटियोलॉजी। फर्स्ट आता है इसमें हेलिकोबैक्टर पायरोली, यानी कि एच पायलोरी बैक्टीरिया। इसको तो बिल्कुल भूलना ही मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एच पायलोरी बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड जिससे होता है यह एक्सिस प्रोडक्शन ऑफ HCl, यानी कि HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड है इसका NSAIDs, लाइक NSAIDs माने होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, जैसे कि होगी हमारी एस्पिरिन आइबुप्रोफेन। तो ये भी हमारे अल्सर को अल्सर की एक्टिविटी को इन्हेंस करने में मदद करती हैं ये ड्रग्स। देन स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन, यानी कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, उससे भी जेनेटिक भी हो सकता है और मेंटल स्ट्रेस के थ्रू भी हो सकता है, ओके। अब बात करते हैं हम इसकी ईटियोपैथोजेनेसिस। ईटियोपैथोजेनेसिस यानी कि ईटियो माने तो हो गया कॉज, पैथोजेनेसिस माने किससे हो रहा है, मतलब हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं कॉज के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम पेप्टिक अल्सर अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर्स दैट कैन लीड टू टिश्यू डैमेज, यानी कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी एक ऐसा सिस्टम है, जब भी किसी भी चीज़ की हमारे अंदर कमी हो रही है तो बॉडी पहले उसको खुद फुलफिल करने के लिए सोचेगी, ठीक है। तो वही है जो एग्रेसिव फैक्टर यानी कि जो बढ़ा रहे हैं, और डिफेंसिव फैक्टर मतलब जो घटा रहे हैं, तो इनमें ही इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारे अल्सर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। एग्रेसिव फैक्टर कौन कौन से हमारे HCl, पेप्सिन, एच पाइलोरी, गैस्ट्रीन, बाइल एसिड, इनका तो सिक्रीशन हाई हो जाएगा, ठीक है। और डिफेंसिव फैक्टर्स यानी कि बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, म्यूकस और प्रोस्टाग्लैंडिन,
म्यूकोजल ब्लड फ्लो, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये रहते हैं हमारे डिफेंसिव फैक्टर, यानी कि ये अल्सर की एक्टिविटी को कम करने के लिए सहायता देते हैं। बट ये डिफेंसिव फैक्टर जब कम हो जाएंगे तो एग्रेसिव फैक्टर तो अपने आप ही इनहेंस होंगे। तो यही इसमें जो इम्बेलेंस हो जाता है, इसके कारण ही हमारा अल्सर कॉज हो जाता है। ठीक है, एक पैथोजेनेसिस की ये होगी। और सेकंड है इसकी लाइफ स्टाइल, यानी कि हमारी डेली लाइफ स्टाइल से भी अल्सर कॉज हो जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा होता है, आपने देखा भी होगा। आपने ज़्यादातर देखा होगा मुंह, जो माउथ में हमारे अल्सर हो जाते हैं, ठीक है, वही है सेम, वही हमारे स्टोमक में होते हैं। इसमें लाइफ स्टाइल में आता है स्मोकिंग, एसिडिक ड्रंक, जंक फूड, हाई एल्कोहल कंजप्शन विच इंक्रीज द एग्रेसिव फैक्टर्स। यानी कि ये जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और एसिडिक ड्रंक यानी कि एसिडिक लेवल ज़्यादा रहता है जिन ड्रिंक्स में, जंक फूड्स खाते हैं, और हाई एल्कोहल यानी कि एल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये हमारे एग्रेसिव फैक्टर्स को इन्हेंस कर देता है। आप ध्यान रखना है, एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर ये आगे तक यूज़ होने वाले हैं। तो इसे एग्रेसिव फैक्टर्स को ही इन्हेंस कर देता है, यानी पेप्सिन एचसीएल को। इससे हमारे वो, अगर जब पेप्सिन और एचसीएल का लेवल ही हमारे स्टोमक में हाई हो जाएगा तो अल्सर तो कॉज होंगे ही। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे अभी तक। बात करते हैं हम थर्ड की, बाय एच पाइलोरी बैक इन्फेक्शन, यानी कि अब थर्ड इसकी पैथोजेनेसिस हम देखेंगे एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बेस पे। ठीक है, ये सबसे मेन है, इसको ध्यान रखना और बहुत आसान है, समझ जाओगे। एच पाइलोरी बैक्टीरिया कॉमनली लिव इन म्यूकस लेयर दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द टिश्यू, यानी कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, किसमें, म्यूकस लेयर में। ठीक है, जो कि कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे टिश्यूज को। ये कवर करता है हमारे टिश्यू को, प्रोटेक्ट भी करता है। इट कैन कॉज इन्फ्लामेशन एंड प्रोड्यूस अल्सर, जब भी ये मतलब ये कॉज करेगा फर्स्ट इन्फ्लामेशन, देन जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा उससे ही हमारे अल्सर प्रोड्यूस हो जाएंगे, किसमें, म्यूकोज लेयर में, म्यूकोजल लेयर में। ठीक है, इट कैन बी स्प्रेड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट, ये जो फैलता है वो क्लोज कॉन्टैक्ट के आने से ही फैलता है। ठीक है, एंड देन इट मे कॉज इंक्रीज इन गैस्ट्रिन एंड पेप्सिनोजन लेवल्स, यानी कि ये जो कॉज करता है गैस्ट्रिन और पेप्सिनोजन लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, ये वही है, पेप्सिनोजन यानी कि पेप्सिन की लेवल को, और गैस्ट्रिन यानी कि गैस्ट्रिक जूस के लेवल को। ओके, एच पाइलोरी कॉजेज 80% ऑफ स्टोमक एंड 90% ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। देख सकते हो आप गाइस कितना इंपॉर्टेंट है कि यही कर रहा है, मतलब 80% स्टोमक के अल्सर को यही कर रहा है, और 90% ड्यूडेनल अल्सर को ही ये कर रहा है। ठीक है, एंड मैंने आपको एक फ्लो चार्ट की सहायता से समझाता हूँ। ठीक है, तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया फाउंड इन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल म्यूकोसा, यानी कि वही म्यूकोसा में पहले फाउंड होगा कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। देन ये प्रोड्यूस करेगा हीट्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि कुछ प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, जैसे साइटोकाइनिन, हिस्टामिन, और कुछ एंजाइम्स, यानी कि जैसे कि फॉस्फोलाइपेज, यूरिएज, प्रोटीएज। ठीक है, ये पहले प्रोड्यूस करेगा इन एंजाइम्स को, एंड देन ये जो इन एसिडिक मीडिया, यूरिएज कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया, एंड फिर जो एसिडिक मीडिया में रहता है, एसिडिक मीडिया तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही हमारे पेट में, तो जो यूरिएज रहता है ना, यूरिएज एंजाइम, वो यूरिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया एंड CO2 में। ठीक है, एंड देन अमोनिया कैन डैमेज द म्यूकोसल लाइनिंग, जो अमोनिया रहता है वो हमारे म्यूकोसल लाइन को डैमेज कर देता है, और जिससे हमारे अल्सर पहुँच हो जाता है। ओके, आई होप आपकी समझ में आ गया। करते हैं हम NSAIDs, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बेसिस पे। इसको मत देखिए आप, ठीक है, मैंने ये इधर लिख दिया है, आपको मैं समझा दूंगा, ये बहुत आसान है। जैसे कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक एटेस्टा, यानी कि ये जो जनरल मेडिसन है, ये भी हमारे कॉज कर देती हैं अल्सर को। किस किस बेस पे, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंसिव फैक्टर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि जो अभी मैंने पीछे बताए थे डिफेंसिव फैक्टर, उसमें जो रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इसके एक्शन को ही डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ड्रग ली, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, कुछ भी ड्रग ली, वो डिक्रीज कर देगी प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंसिव फैक्टर, ये वही लिख रहा है। ठीक है, मतलब वो डिफेंसिव फैक्टर के प्रोडक्शन को ही डिक्रीज कर देगी। वो क्या है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में, एंड फिर देन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी आ जाएगी, इनहिबिट यानी कि कमी आना। देन इससे गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड अल्टर म्यूकोजल ब्लड फ्लो, यानी कि जब हमारा डिफेंसिव फैक्टर ही कम हो गया तो एग्रेसिव फैक्टर बढ़ेगा, यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज़्यादा होगा, और उससे ही अल्सर कॉज हो जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में गाइस? वैसे तो मैंने बहुत पैथोजेनेसिस बता दी, 4 हो गई हैं, फिर अगर आप लिखना चाहें और लिख दो। फिफ्थ है आपकी स्ट्रेस के, क्रोनिक स्ट्रेस में वर्सन द अल्सर, यानी कि स्ट्रेस से भी हमारे अल्सर हो सकता है।
जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं वो इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन, यानी कि एनर्जी हम बहुत हाई, मतलब एनर्जी जो हमारे अंदर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज एनर्जी हो जाएगी जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं। तो अकर ड्यू टू एक कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है, ठीक है। जो कॉर्टिसोल हार्मोन रहता है ना वो इनहिबिट कर देता है पीएलए2, यानी कि यही जो हमारे डिफेंसिव फैक्टर्स हैं उसको ही, पीएलए2 एक डिफेंसिव फैक्टर है, इसको ही मतलब डिक्रीज कर देगा, यानी कि इनहिबिट कर देगा। और ये देन प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगा, वही ऊपर वाला आ गया, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होगा, एसिड का इंक्रीजन इंक्रीज होगा, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट का इंक्रीजन भी इनहिबिट होगा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। एसिड का तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, और इनहिबिट मतलब डिक्रीज हो रहा है म्यूकस का सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट का। ओके, तो यही है, समझ गए होगे आप। एग्रेसिव फैक्टर तो बढ़ रहा है बट डिफेंसिव फैक्टर घट रहा है, तो इम्बैलेंस हो रहा है इसमें, देन अल्सर कॉज हो गया, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा ये अल्सर, बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया है। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।